भारत पर अंग्रेजों का राज कब और कैसे हुआ। आपको पढ़ाया जाता है कि भारत पर अंग्रेजों का राज था, लेकिन ये राज कब और कैसे हुआ इसकी सही जानकारी हमारी शिक्षा में नहीं दी जाती। आपको पता ही नहीं होगा कि इंग्लैंड ने भारत पे कभी हमला किया ही नहीं। फिर भारत में इंग्लैंड का शासन कैसे हो गया? तो इसे यूँ समझिए, हजारों सालों से भारत से मसाले और कई अन्य प्रकार की वस्तुएं आधुनिक ईरान इराक तक होते हुए यूरोप की अलग अलग हिस्सों में जाती थी और पश्चिमी दुनिया के लोग इन वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। एक युद्ध के बाद इस मार्ग के कुछ हिस्सों पर तुर्कों का अधिकार हो गया और एक तरफ तो इन्होंने चुंगी बहुत बढ़ा दी और दूसरी तरफ इस इलाके में लूटमार बहुत बढ़ गई। इससे भारत से आने वाला सामान यूरोप में बहुत महंगा हो गया और मुश्किल से पहुंचने लगा। साथ ही ये इलाका अब यूरोप और तुर्कों के बीच युद्ध स्थल में परिवर्तित हो गया था, इसलिए भारत का सामान यूरोप में पहुंचना मुश्किल हो गया। अब यूरोप के देश भारत तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगे और कई प्रयासों के बाद और कई बंदरगाहों पर पता करने के बाद पुर्तगाली नागरिक वास्को दा गामा भारत पहुंच गया। इस रास्ते के खोज होने के बाद यूरोप के कई देशों से व्यापारिक कंपनीज भारत आने लगी और भारत से माल खरीदकर यूरोप में बेचने लगी। पुर्तगाल, फ्रांस जैसे कई देशों के बाद इंग्लैंड से व्यापारियों का एक दल भारत आया और उसने व्यापार की स्थिति देखी और यहाँ व्यापार का निर्णय किया। भारत में व्यापार के लिए 1600 में तमिलनाडु में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसका कार्य भारत से सामान खरीदकर इंग्लैंड भेजना था। जैसे आज भारत में पेटीएम, सैमसंग, होंडा, नोकिया आदि व्यापार कर रही है। कंपनी ने भारत में अलग अलग शासकों से व्यापारिक अधिकार ले रखे थे। इस कंपनी ने भारत में आने के बाद लगभग 157 साल तक पूरी तरह केवल व्यापार ही करती रही। लेकिन 1756 में बंगाल में जब नवाब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो उसने कंपनी के व्यापार पर कई नए टैक्स लगाए और व्यापार में कई समस्याएं उत्पन्न करनी शुरू की। इससे कंपनी और नवाब में विवाद बढ़ता गया। हालत ये थे कि नवाब बंगाल का व्यापार अंग्रेजों से छीनकर किसी और कंपनी को देना चाहता था। उसने कंपनी को व्यापार बंद करने या अत्यधिक धन टैक्स के रूप में देने की मांग की, जिसे देने में कंपनी के अधिकारियों ने असमर्थता व्यक्त की तो नवाब ने सेना भेजकर कोलकाता पर अधिकार कर लिया, जिसे अंग्रेजों ने अपने व्यापार के लिए ही बसाया था। कई अंग्रेज नवाब की फौज को देखकर भाग गए, बाकियों को बंदी बना लिया गया और उन अंग्रेज अधिकारियों को कोलकाता के किले की छोटी कोठरी में कैद कर लिया, जिसमें दम घुटने से 100 से अधिक अंग्रेज व्यापारियों की मृत्यु हो गई। नवाब ने कोलकाता और उसके अधिकार में मौजूद सभी प्रदेशों से अंग्रेजों को पकड़ लिया और उनके व्यापारिक स्थलों को नष्ट कर दिया। मतलब अब नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का बंगाल प्रांत में व्यापार पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। कोलकाता अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यहीं से अंग्रेज पूरे उत्तर भारत में सामान खरीदने बेचने का कार्य करते थे। ये एक बड़ा व्यापारिक नुकसान था। बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला था, इसलिए अंग्रेजों को अब कोई नया रास्ता सोचना था। उनके पास दो रास्ते थे कि या तो वो पूरे बंगाल से अपना व्यापार खत्म कर दे या सिराजुद्दौला को सत्ता से हटा दे। बंगाल में उस समय आज का पूर्वी बंगाल जोड़ बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार का काफी हिस्सा आता था और ये बहुत अमीर प्रदेश था, इसलिए अंग्रेज इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ कंपनी व्यापार करती थी तो उसके पास बहुत अधिक सेना नहीं थी। अब नवाब को सत्ता से हटाना ही एकमात्र विकल्प था। इसके लिए अंग्रेजों ने नवाब के कई अधिकारियों को पद और इनाम का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। अब एक छोटे से युद्ध के द्वारा नवाब को हराया जा सकता था, क्योंकि अंग्रेजों ने नवाब के बाद के सभी पदों का सौदा नवाब के अधिकारियों और सेनापतियों से कर लिया था। मद्रास दक्षिण में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण अड्डा था। अंग्रेजों ने कुछ हथियार और सैनिक इंग्लैंड से मंगवाए और भारी मात्रा में उन्होंने भारतीयों को सेना में भर्ती कर मद्रास से विशाल सेना नए हथियारों के साथ कोलकाता भेजी और जबरदस्त युद्ध नीति से पहले कोलकाता पर पुनः अधिकार किया। फिर प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला को सीधी लड़ाई में हरा दिया। इसी युद्ध से भारत में कंपनी के शासन की नींव पड़ी, या यूं कहे कि अब ये एक सामान बेचने खरीदने की दुकान से राजनीतिक प्रशासनिक शक्ति बन गई। इस युद्ध के बाद कंपनी ने लोगों से कर टैक्स लेना शुरू कर दिया, जिससे कंपनी की कमाई में हजारों गुना वृद्धि हुई।
अब कंपनी का मिशन व्यापार से हटकर टैक्स इकट्ठा करने पर हो गया। भारत की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए कंपनी ने बड़ी मात्रा में भारतीय लोगों की सेना में भर्ती की और सही गलत नीतियां अपनाकर धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1757 में प्लासी के युद्ध से शुरू होकर 1857 तक 100 साल में भारत के अधिकांश हिस्से पर कंपनी ने कब्जा कर लिया। लेकिन ये एक व्यापारिक कंपनी थी, इसलिए इसने नियम कानूनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने न व्यापार के नियम बनाए, न कोई कानून या न्याय की स्थापना की। ये बस हर क्षेत्र से मनमाने टैक्स वसूलते थे और विरोध करने पर लोगों, राजा, सामंतों, ठाकुरों को मार देते थे और सभी जगह कब्जा कर लेते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में कोई नीतियां नहीं थी, केवल पैसा हड़पने और लूट के सिवा। इससे भारतीय जनता और शासकों में कंपनी के खिलाफ हर क्षेत्र में गुस्सा बढ़ रहा था और इन्हीं कुशासन, अत्याचार और गलत नीतियों के कारण भारत के कई शासकों ने एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। भयंकर खूनी संघर्ष के बाद कंपनी ने इस विद्रोह को तो दबा दिया, लेकिन अब इसकी खबर इंग्लैंड पहुंची तो उन्हें कंपनी की नीतियों और अत्याचारों का पता चला। कंपनी ने इंग्लैंड सरकार से केवल व्यापार का लाइसेंस लिया था, किसी देश पर राज करने का नहीं। इसलिए अब जिन क्षेत्रों पर कंपनी का शासन है उनका क्या किया जाए, ये मुद्दा उठा और अंत में ये निर्णय हुआ कि कंपनी को केवल व्यापार ही करने दिया जाए और अब शासन को इंग्लैंड से चलाया जाएगा। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने भारत पर कंपनी का शासन खत्म करने की घोषणा की और भारत का शासन सीधा इंग्लैंड से चलाया जाना तय हुआ। अब भारत के हर व्यक्ति को अंग्रेजों के बराबर अधिकार दिए जाएंगे। बिना सबूत के किसी को अपराधी नहीं माना जा सकेगा। भारत में अब पुलिस, कोर्ट सभी कार्यों की भारतीयों के लिए स्थापना की गई और इंग्लैंड के कानून भारत में लागू किए गए। अब कानून की दृष्टि में भारतीय और अंग्रेज लगभग समान थे। इस प्रकार अब भारत में कंपनी का शासन खत्म हुआ और देश इंग्लैंड के विधान से चलने लगा। भारत के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। 1857 से 1947 90 साल तक भारत इंग्लैंड की सरकार द्वारा इंग्लैंड के संविधान से चलाया गया। भारत में आंशिक परिवर्तन के बाद आज भी अधिकांश यही कानून लागू है।